हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMCIQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने उपग्रुप वाला जो पूरा चैप्टर उसके 3 वीडियोस पहले कंप्लीट हो चुके थे और एक 4th वीडियो और बाकी था जिसमें हमको थ्योरम्स कंप्लीट करनी थी। ठीक है ना। तो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। और आज हम जो बात करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है उनकी हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले जो थ्योरम्स है इम्पोर्टेंट वो मुझे लगी है, दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है। क्या थ्योरम है हमारे पास? थ्योरम नंबर 2.5। ये इसका कथन है कि दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है यदि एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट हो। देखो, एक वर्ड यहाँ पे आया है यदि। इसका क्या मतलब है? ये जो वर्ड आया है यदि, इसका क्या मतलब है? यदि मतलब आपको क्या करना है, पहले तो ये वाली जो लाइन है ना, दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है, तो इसको एक बार साथ लेके चलना होगा। मतलब मान के चलना है कि ये उपस्थित है, ये वाली लाइन वहाँ पे अप्लाई होती है। और हमको प्रूफ क्या करना है, एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट है। और एक बार हमको एक ग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट है, इसको साथ में लेके चलना है। और हमको प्रूफ क्या करना है कि दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे, देखो ये इसमें जो इस चैप्टर की जो थ्योरम्स है उसमें थोड़ा हमको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मान के चलनी पड़ती है या कुछ याद रख के भी चलनी पड़ेगी, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। जितने टाइम आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट है। कि मैंने माना H1 व H2। सबसे पहले तो किसकी बात कर रहे हैं? दो उपसमूहों की बात कर रहे हैं। तो मैंने दो उपसमूह मान लिए। तो सबसे पहले उपसमूह बनने से पहले H1 और H2 क्या होंगे? तो हमने क्या मान लिया कि H1 और H2 क्या है अपने पास? G के उपसमुच्चय। क्या है ये? G के उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है। सबसे पहले मैंने H1 और H2 को क्या माना? G के उपसमुच्चय। देखो अब मैं क्या, H1 यदि G का जो उपसमुच्चय है वही उपसमूह बनेगा। यदि H1 G का उपसमूह है तो क्या माना मैंने? H1 G का उपसमूह है तो हम इसके लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि ए बी, यदि ए कोई अवयव ले लिया मैंने ए जो H1 से बिलोंग करता है, एक अवयव ले लिया मैंने बी जो भी H1 से, वो भी किससे बिलोंग करता है? H1 से। तो ए बी इन्वर्स भी किससे बिलोंग करेगा? H1 से। ये हमने पहले पढ़ा भी है कि कोई भी एक उपसमूह है अपने पास, तो उसमें यदि दो अवयव है ए और बी, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी कि ए बी इन्वर्स बिलोंग टू H1। यदि H2 भी G का उपसमूह है, H2 G का उपसमूह है, तो इसके लिए भी ये वाली कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि यदि कोई एक अवयव ले लिया मैंने ए जो H2 से बिलोंग करता है, एक अवयव ले लिया बी जो भी H2 से बिलोंग करता है, तो ए बी इन्वर्स भी किससे बिलोंग करेगा? H2 से। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे। अभी तक तो हमने क्या माना कि H1 और H2 क्या है? G के उपसमूह, और यदि उपसमूह है तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है ना। अब देखो ये वाली कंडीशन मैं पहले लेके चल रहा हूँ कि दो उपसमूह का जो संघ है वो एक उपसमूह होता है। तो उपसंघ का मतलब क्या होता है? यूनियन। आपने पढ़ा है पहले क्लासों में। मतलब कि उपसमूह कौन कौन से? H1 और H2, और इनका संघ मतलब इनका यूनियन। यूनियन मतलब इनके सारे अवयव एक साथ आ जाएंगे, और जो डबल बार अवयव वो क्या आ जाएंगे? सिंगल हो जाएंगे। आपको पता है, मतलब इसमें जो उपस्थित अवयव है उसमें जो उपस्थित अवयव है सारों का एक अलग ही समूह बन जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? उपसमूह का संघ। क्या है ये? उपसमूहों का क्या है ये? उपसमूहों का संघ। ठीक है ना। ये तो बात है उपसमूह का संघ की। अब हमको मानना क्या है कि दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है। ये हमने मान लिया। क्या मान लिया हमने? कि दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह ही होता है। कि मतलब इन दोनों का यूनियन निकालने के बाद जो अपने पास ग्रुप आएगा, जो उपसमूह आएगा वो मतलब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो इनके अवयव साथ में आएंगे, और इनके अवयव साथ में आएंगे तो एक नया अपने पास उपसमूह बन जाएगा, और वो नया मतलब नया ग्रुप बन जाएगा या नया समुच्चय बन जाएगा। ऐसा बोल दो कि नया समुच्चय बनेगा, तो वो नया समुच्चय भी क्या होगा? एक उपसमूह ही होगा। क्या होगा? उपसमूह ही होगा। आई चीज़ समझ में? ये अपन को ये वाली लाइन में पहले से मान के चल रहा हूँ कि उपसमूह का संघ एक उपसमूह ही होता है या होगा। ये मैंने पहले से मान लिया। ठीक है ना। तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है? एक उपग्रुप दूसरे में क्या हो? अंतर्विष्ट हो। ये प्रूफ करना है मुझे। ठीक है ना। मुझे प्रूफ क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि
H1 सबसेट है H2 के या H2 सबसेट है H1 का। अंतर्विष्ट का मतलब क्या होता है कि इस सबसेट अंतर्विष्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसेट का मतलब कि H1 पूरा किस में है, H2 में, या H2 पूरा किस में है, H1 में, मतलब एक सब दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट है या अंतर्विष्ट है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। देखो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम कि प्रूव इस ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, तो इसका उल्टा लेके चल रहा हूँ मैं। क्या लेके चल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, थोड़ी इन थ्योरम्स को आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। कि सबसे पहले मैंने माना कि H1 सबसेट H2 नहीं है, उल्टा मान के चल रहा हूँ। प्रूफ क्या करना है कि H1 सबसेट है H2 का, तो मैं जस्ट इसका मतलब जस्ट इसका विपरीत मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ कि H1 सबसेट नहीं है H2 का, ये मैं इसको मान के चल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, यदि H1 सबसेट नहीं है H2 का, इसका मतलब जो अवयव में यदि एक अवयव लूँ A जो H1 से बिलोंग करता है, तो वो किस में नहीं होगा, H2 में नहीं होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। H1 H2 में है ही नहीं, मतलब H1 का कोई भी अवयव किस में नहीं है, H2 में नहीं है। इसका मतलब A यदि H1 में है तो वो किस में नहीं होगा, H2 में। यदि B H2 में है, देखो B किससे बिलोंग कर रहा है, H2 से। बिलोंग करने का मतलब B किस में होगा, H2 में। तो वो किस में नहीं हो सकता, वो H1 में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे में अंतर्विष्ट है ही नहीं। क्योंकि हम उल्टा मान के चल रहे हैं ना कि H1 सबसेट नहीं है H2 का, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब एक चीज़ देखना आप कि A किससे बिलोंग कर रहा है, H1 से, B किससे बिलोंग कर रहा है, H2 से, इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो देखो A H1 यूनियन H2 से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, बताओ कि A H1 यूनियन H2 से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, भले एक दूसरे में अंतर्विष्ट नहीं हो, लेकिन जब इसका यूनियन निकालेंगे तो सारे अवयव साथ में आ जाएंगे। मतलब A किससे बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 से, B भी किससे बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 से। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एक और तीसरा अवयव मैं यहाँ पे लाने जा रहा हूँ, और वो कौन सा है अपने पास, ए बी भी किससे बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 से। ऐसा क्यों, ए बी इससे बिलोंग क्यों कर रहा है, क्योंकि H1 यूनियन H2 भी क्या है, एक उप समूह है। क्या है अपने पास, उप समूह है। और ए बी क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे समूह में क्या होती है, संवृत संक्रिया लागू होती है। कौन सी संक्रिया, संवृत संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया, जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने, यदि ए बिलोंग करता है जी से, बी बिलोंग करता है जी से, तो ए बी भी किससे बिलोंग करेगा, जी से। ये हमने पहले पढ़ा है द्विआधारी संक्रिया लागू होने के समय। तो यहाँ पे भी मैंने ये किया कि यदि ए बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 से, बी बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 से, तो ए बी भी किससे बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 से। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि H1 सबसेट नहीं है किसका, H2 का। इसके लिए सारी कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में जाके एक चीज़ ऐसे आ जाएगी जो क्या हो जाएगी, हमारे लिए विरोधाभास हो जाएगी या गलत हो जाएगी। तो हम क्या कह देंगे कि हमने जो भी माना था वो क्या है, गलत है, और आंसर क्या आ जाएगा कि H1 सबसेट होता है किसका, H2 का। ऐसे प्रूव करना है हमको, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ए बी। क्या ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, देखो ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, H1 यूनियन H2 से। लेकिन फिक्स नहीं है कि ए बी H1 में है या H2 में। देखो ए का तो फिक्स है कि H1 में, बी का भी फिक्स है कि वो किस में, H2 में है। लेकिन ए बी का फिक्स नहीं है कि वो H1 वाले समुच्चय में है, या मतलब H1 वाले उपसमूह में है, या H2 वाले, मतलब कौन से उपसमूह का समुच्चय अवयव है ये हमको पता नहीं है। तो अभी मैंने इसको मान लिया कि एक बार के लिए किस में है, कि ये इसमें H1 में है। और H1 का और कौन सा अवयव है अपने पास, ए है। मतलब ए बी भी किससे बिलोंग करता है, H1 से, ए बी किससे बिलोंग करता है, H1 से। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी ए इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिखा मैंने, वही, यदि ए बिलोंग करता है H में, बी बिलोंग करता है H में, तो ए बी इनवर्स बी। तो मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, ए, इस पूरे को क्या मान लिया, बी। तो ए बी इनवर्स आ गया ना, ठीक है ना। ये पूरे को, ए बी को पूरा एक अवयव मान लिया, ए को पूरा एक अवयव मान लिया, तो हम क्या करते हैं, ए बी इनवर्स, यानी बी की जगह क्या आ गया, ए इनवर्स। इस ए बी को मैंने लिख लिया बी ए, और इसको ये साथ चल ही रहा है ए इनवर्स। और जो ये भी किससे बिलोंग करेगा, देखो ए बी भी बिलोंग कर रहा है H1 से, ए बी बिलोंग कर रहा है H1 से, और ये H1 क्या है, उपसमूह है, तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, H1 से। तो इस यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी को बी ए लिख लिया, ये बी मेरा एज इट इज़ है, यहाँ पे सात चटियता लगा दी, तो ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई, और बी इंटू ई करेंगे तो क्या आएगा, बी आ जाएगा। और बी किससे बिलोंग कर रहा है, H1 से, इसके हिसाब से। मतलब ये पूरा अवयव किससे बिलोंग कर रहा है, H1 से ही कर रहा है ना। बी कभी H1 से बिलोंग कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता है। देखो हमने साफ साफ ऊपर लिखा था कि बी किससे बिलोंग करना चाहिए, H2 से।
लेकिन यहाँ पे बी किससे बिलोंग कर रहा है, H1 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, अतः H1 सबसेट है H2 का। ठीक है ना, एक तो ये कंडीशन अप्लाई हुआ। एक और हमको एक और निकालना है, H2 सबसेट है H1 का, क्योंकि दोनों एक दूसरे में अंतर्विष्ट है, ये हमको देखना है। तो एक बार हम क्या मान के चलेंगे कि AB किस में है, H2 में है, और H2 में एक और अवयव कौन सा है, B भी किससे बिलोंग करता है, H2 से। तो इसके लिए भी वही होगा कि इस पूरे को क्या मान लूँगा मैं, A, ये तो B है ही है, तो AB इन्वर्स निकालूंगा, तो A, ये तो AB और B इन्वर्स मतलब B इन्वर्स, और ये भी किस में होगा, तो H2 में होगा। तो ये एक यहाँ पे साचर्यता लगाऊंगा तो B और B इन्वर्स क्या आ जाएंगे, मेरे साथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के क्या आ जाएगा, A इंटू ई, और A इंटू ए करेंगे तो A आ जाएगा। मतलब ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, H2 से, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि A को हमने किस में माना था, A को हमने माना था H1 में। अतः हम क्या कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी लिख देंगे, जो कि विरोधाभास है, अतः H2 सबसेट है H1 का। ठीक है ना, मतलब हमने क्या चीज़ निकाली, हमने सबसे पहले मान लिया कि दो उपसमूह का संग एक उपसमूह होता है, ये चीज़ पहले से मान ली अपन ने, जिसका हमने यूज़ कहाँ लिया था, इसका हमने यूज़ लिया था यहाँ, कि यहाँ पे AB भी बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 से। क्यों करेगा, क्योंकि H1 यूनियन H2 एक उपसमूह है। तो मैंने इसको पहले से मान लिया यहाँ पे कि ये वाली कंडीशन अप्लाई है पहले से, और इसको मैंने प्रूव कर दिया। अब इसका विलोम भी हमको करना है कि ये इस चीज़ को पहले मान के चलनी है और ये वाली चीज़ हमको प्रूव करनी है। अब इसका विलोम क्या मान के चलेंगे हम, मतलब उसका जस्ट उल्टा भी हमको यहाँ पे करना है। विलोम क्या मान के चलेंगे हम, कि मानो H1 सबसेट है H2 का, या H2 सबसेट है H1 का। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि H1 यूनियन H2 क्या होगा, एक उपसमूह है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, देखो कैसे सिद्ध करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल है कि H1 दे रखा है किसका, सबसेट H2 का, और क्या दे रखा है हमको, कि H2 सबसेट दे रखा है किसका, H1 का। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे देखो कि H1 सबसेट है H2 का, मतलब H1 पूरा किस में है, H2 में, मतलब H1 के सारे अवयव कहाँ पे उपस्थित है, H2 में उपस्थित है। या यहाँ पे दे रखा है कि H2 के सारे अवयव किस में उपस्थित है, H1 में उपस्थित है। मतलब H1 यूनियन H2 का मतलब क्या होता है, इन दोनों के अवयव एक साथ आ जाते हैं। ये हमने पढ़ा भी है, सेट वाले चैप्टर 11th में पढ़ा है कि इन दोनों के जो अवयव होते हैं, इसमें जो उपस्थित अवयव है, इसमें जो उपस्थित अवयव है, दोनों के अवयव एक साथ आ जाएंगे। और जो डबल अवयव है, मतलब दोनों में सेम जो अवयव है वो एक बार आ जाता है। इसका मतलब यही होता है ना। और ये एक दूसरे में अंतर्विष्ट होंगे, तो मतलब इनको साथ लेंगे तो भी बात तो वही है, दोनों एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। मतलब या तो ये H1 यूनियन H2 किसके बराबर होगा, या तो H1 के या H2 के। सिंपल सी बात है कि H1 यूनियन H2 किसके बराबर होगा, या तो H1 के बराबर होगा या H2 के बराबर होगा। एक सिंपल सी बात, आप इसको भूल जाओ अभी कि H1 सबसेट है H2 का, मतलब H1 के सारे अवयव किस में उपस्थित है, H2 में। मतलब H2 में दोनों अवयव आ गए, H1 के भी आ गए और H2 के भी आ गए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, H1 यूनियन H2, तो मतलब ये सारे अवयव कहाँ पे उपस्थित है, पहले से इसमें उपस्थित है। मतलब डबल बार नहीं आएंगे वो अवयव, सिंगल बार ही आएंगे। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, H1 यूनियन H2, मतलब क्या हो जाएगा, बात तो वही H2 ही हो जाएगा, क्योंकि सारे अवयव कहाँ उपस्थित है, पहले से ही H2 में। और ये इसके बराबर है, मतलब ये उपसमूह है H2 पहले से, ये तो हमको पता ही है। तो ये H1 यूनियन H2 भी होना ही है, क्योंकि दोनों में सेम अवयव ही चल रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, एक उपसमूह होगा। इसकी जो थ्योरी है वो आपको PDF में मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। तो इसमें कोई चीज़ें याद रखनी है तो वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन ईजी थ्योरम है, प्रैक्टिस करना आपको आ जाएगी। एक अगली थ्योरम है अपने पास 2.6। क्या है इसका कथन, यदि H और K किसी ग्रुप G के दो उपग्रुप हो। पहले से दे रखा है कि H और K क्या है, उपग्रुप है। ठीक है ना, हमको प्रूव क्या करना है कि H के G का उपग्रुप होगा यदि, देखो इसमें भी यदि वर्ड आ गया। तो ये वर्ड जहाँ जहाँ है आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी, एक बार इसको लेके चलना है, ये प्रूव करना है, एक बार इसको लेके चलना है और ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है ना, आई चीज़ समझ में। हमको प्रूव क्या करना है कि H के G का उपग्रुप होगा, कि H और K तो पहले से ही है, लेकिन H के भी क्या होगा, G का उपग्रुप होगा यदि कब होगा, जब H के बराबर हो किसके, KH के। या एक बार H के बराबर KH होगा, कब होगा, जब H के G का उपग्रुप हो। तो सबसे पहले माना कि
मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि एच के बराबर क्या है, के एच है। ये इस कथन को पहले से मान के चल रहा हूँ कि ये उपस्थित है। अब मैं प्रूव क्या करूँगा कि एच के जी का उपग्रुप होगा। देखो कैसे प्रूव करूँगा। प्रूव किसको करना है मुझे, एच के को। तो ये एच के ले लिया मैंने। ये तो हम यूज़ लेंगे बीच में कहीं, है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रूव क्या करना है मुझे, एच के को उपग्रुप प्रूव करना है। तो ये मैंने एच के ले लिया। मैंने क्या किया, एच के मल्टीप्लाई करा दिया एच के इन्वर्स के साथ। क्या करा दिया, एच के का मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दिया, एच के होल इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि एच के, एक चीज़ हम एक थ्योरम हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जब हम ए बी का इन्वर्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। आई चीज़ समझ में। जब हम ए बी का इन्वर्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो यहाँ पे भी हमको यही मिलेगा। जब हम एच के का इन्वर्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, के इन्वर्स और एच इन्वर्स। अब देखो ये एच तो मेरा चल ही रहा है, ये के और के इन्वर्स को मैं साथ लेके आ जाऊँगा, और ये एच इन्वर्स चल रहा है, ये एच मेरा चल रहा है। अब बहुत सारे जने सोचेंगे के और के इन्वर्स ई लिख दो, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ई कभी नहीं आ सकता यहाँ पे। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अवयव की बात नहीं हो रही है। ये क्या है, उपसमूह है। के और एच क्या है, पहले से उपसमूह है। और जब उपसमूह का उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करता है तो वापस हमको क्या मिलता है, उपसमूह ही मिलता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है या याद रखनी है, दोनों में से कुछ भी समझ सकते हो आप। कि जब उपसमूह का उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अवयव की बात नहीं हो रही है। एच और के क्या है, एच और के किसी ग्रुप जी के उपग्रुप है। तो के इंटू के इन्वर्स करेंगे तो हमको के मिलेगा, और ये एच मेरे साथ चल रहा है, सॉरी एच इन्वर्स। आई चीज़ समझ में। तो देखो इस एच के को मैं क्या लिख रहा हूँ, के एच, और ये एच इन्वर्स पहले से चल रहा है। तो ये कहाँ से लिखा मैंने, ये यहाँ से लिखा कि एच के को मैं क्या लिख सकता हूँ, के एच। तो ये मैंने लिख लिया इसको के एच। एच इंटू एच इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया। देखो जब मैंने एच के का, देखो मैंने प्रूव क्या कर दिया कि जब मैंने एच के, सॉरी यहाँ पे क्या प्रूव किया अपन ने, के एच आया ना अपने, और इस के एच को वापस मैं क्या लिख सकता हूँ, एच के। कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब एच के का एच के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कराया तो मुझे वापस क्या मिल गया, एच के मिल गया। क्या मिल गया, एच के। और ये कंडीशन कब बनती है कि कोई उपग्रुप हो ना, कि उपग्रुप कोई भी उपग्रुप हो, जैसे एम ले लिया, एम में एक उपग्रुप है। जब इसका मल्टीप्लाई मैं एम इन्वर्स से, मतलब उसी उपग्रुप के इन्वर्स के साथ कराऊंगा, तो यदि मुझे वापस एम मिल जाता है, ठीक है ना। कोई भी समुच्चय ले लिया मैंने, कोई भी उपसमुच्चय ले लिया कि ये उपसमुच्चय है, उसका मल्टीप्लाई उसके इन्वर्स के साथ कराया, तो यदि वापस वही मिल गया मुझे, इसका मतलब ये एक उपग्रुप भी है। यहाँ पे भी मैंने यही किया कि एच के को मैंने मान लिया, एच का अभी तो इसको उपसमुच्चय मान लिया केवल, और इसका मल्टीप्लाई मैंने इसके इन्वर्स के साथ कराया, तो वापस मुझे क्या मिल गया, एच के मिल गया। इसका मतलब एच के क्या है, एच के एक उपग्रुप है। आई चीज़ समझ में। अब इसका जस्ट विलोम लेके चलेंगे। इसका विलोम क्या करेंगे हम, इसका विलोम मान के चलेंगे कि माना कि एच के जी का एक उपग्रुप है। ये पहले हम मान के चल रहे हैं। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे जो सिद्ध करना है वो भी तो आना चाहिए ना, कि एच के बराबर के एच। ये मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि एच के बराबर के एच। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि एच के का, यदि एच के पहले जी का उपग्रुप है, इसका मतलब कि एच के का इन्वर्स किसके बराबर होगा, एच के बराबर ही होगा। इसका सीधा सा मतलब यही है, ठीक है ना, कि एच के का इन्वर्स एच के बराबर होगा। तो एच के इन्वर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, के इन्वर्स और एच इन्वर्स अलग अलग हो जाएंगे, और बराबर में क्या चल रहा है, एच के इन्वर्स को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, के। एच इन्वर्स को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एच। बराबर में क्या चल रहा है, एच के। कर दिया प्रूफ, एच के इक्वल टू के एच। ये चीज़ें किसके लिए आती है, उप समूह के लिए आती है। क्या क्या अभी तीन चीज़ें हमने सीखी है, तीन चीज़ें मतलब दो चीज़ें सीखी है कि जब कोई उप समूह और उसका इन्वर्स किसके बराबर होगा, तो उस उप समूह के बराबर ही होगा। एक चीज़ तो हमने ये सीखी। एक चीज़ ये सीखी कि उप समूह और उसका मल्टीप्लाई उसके इन्वर्स के साथ कराते हैं तो वो भी क्या मिलेगा हमको, वापस उप समूह ही मिलेगा। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे सीखने को मिली, ठीक है ना। वैसे तो पूरा चैप्टर यदि हम डीपली पढ़ते तो ये चीज़ें भी आपको आसानी से समझ में आ जाती, लेकिन ये चीज़ अभी आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हमने पूरा प्रूव कर दिया इसको, तो बहुत ईजी है। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी ये यदि वर्ड आ जाता है, और हर थ्योरम में लगभग लगभग है ये, तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे प्रूव करनी है। जो नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास वो क्या है, कि थ्योरम नंबर 2.8 कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप एक आबेली ग्रुप होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं चक्रीय ग्रुप की। चक्रीय ग्रुप भूल गए, याद है, मतलब याद है अभी,
क्योंकि बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए वीडियो को, कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप एक आबेली ग्रुप होता है। चक्रीय ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जिसमें सारे अवयव किसी एक अवयव की पूर्णांक घात में होते हैं। जैसे ए ले लिया तो A1 A2 इस तरह से A-1 A-2 इस तरह से वो उपस्थित होते हैं। चक्रीय ग्रुप का मतलब कोई भी सारे अवयव किसी एक मतलब कोई भी एक अवयव के जनक अवयव के पूर्णांक घात के रूप में होते हैं। तो मैंने मान लिया कि कोई एक चक्रीय ग्रुप है G बराबर, और उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके कोई मैंने 2 अवयव ले लिए, मुझे क्या प्रूव करना है कि ये एक आबेली ग्रुप भी है। आबेली ग्रुप मतलब क्या है, ग्रुप तो पहले से, इसको आबेली भी प्रूव करना है। मतलब इसमें एक कंडीशन और प्रूव करनी है मुझे, क्रम विनिमय वाली। कौन सी, क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय कभी ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, उनमें हम क्या करते हैं, कोई भी 2 अवयव, जैसे मैं यहाँ पे 2 अवयव लूँगा कि x और y जो दोनों किससे बिलोंग करते हैं, जी से, तो हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना रहेगा, ये चीज़ पहले समझ लो आप। क्रम विनिमय क्या होता है कि एक्स वाई बराबर वाई एक्स। यदि ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये क्या है, क्रम विनिमय ग्रुप भी है। तो मैंने कोई भी 2 अवयव मान लिए जी से कि x और y किससे बिलोंग करता है, जी से। यदि x बिलोंग करता है जी से, तो यदि x को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक की पावर m लिख सकते हैं क्या। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो सारे अवयव होंगे किसकी पूर्णांक घात के रूप में होंगे, एक ही पूर्णांक घात के रूप में। यदि मैं y बिलोंग करता है जी से, तो मैं y बराबर क्या लिख सकता हूँ, एक की पावर n, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो मैं लेके साथ में क्या चल रहा हूँ, एक्स वाई। अब यदि इसके बराबर में मैं वाई एक्स प्रूव कर दूंगा, इसका मतलब ये क्या है कि आबेली ग्रुप है। एक्स वाई लिया, एक्स की वैल्यू क्या है, एक की पावर m, और वाई की वैल्यू क्या है, एक की पावर n। मतलब बेस आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, एक की पावर m प्लस n। m प्लस n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस m भी लिख सकता हूँ। तो देखो इसको अलग अलग करूँगा तो एक की पावर n और एक की पावर m, ऐसे ही होगा। अब बताओ एक की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, y, और एक की पावर m को क्या लिख सकते हैं, x। यानी एक्स वाई लेके चला और मुझे मिला क्या, वाई एक्स। इसका मतलब ये क्या है, एक आबेली ग्रुप भी है। तो इस तरह से हमको प्रूव करना होता है। नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास 2.11। क्या थ्योरम है अपने पास कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो हमको प्रूव करना है कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप, ये भी आप ध्यान रखना कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल 2 जनक होते हैं। ये तो एक चीज़ प्रूव करनी है। और आगे और क्या दे रहा है, केवल 2 ही होते हैं, मतलब उसके अलावा कोई नहीं होता है। 2 तो होते ही है, उसके अलावा कोई नहीं होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक चक्रीय ग्रुप ले लिया मैंने G इक्वल टू A, ठीक है। माना कि ये क्या है, अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, अपरिमित चक्रीय। तो आपको छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप के कितने जनक होते हैं, तो 2 जनक होते हैं, ठीक है ना। कि G बराबर A अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, ठीक है। एक थ्योरम हमने नहीं पढ़ी है, कौन सी थ्योरम, प्रमेय 2.9। वो प्रमेय हमको क्या कहती है, वो कहती है कि कोई भी ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप का जो जनक है, कोई भी ग्रुप हो उसका जनक यदि A है तो उसका इन्वर्स भी उसका जनक होगा ही होगा। आई चीज़ समझ में, कि यदि A उसका जनक है तो उसका प्रतिलोम भी क्या होगा, उसका जनक होगा ही होगा। तो ये हो गए 2 जनक, कि कोई अपरिमित ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो उसके कितने जनक हो गए, एक तो A हो गया और एक क्या, माना कि A उसका जनक है तो A इन्वर्स भी उसका जनक हो गया, ये हो गया अपने पास 2 जनक। तो हम क्या कह सकते हो कि उसके 2 जनक होते हैं। लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी पड़ेगी, क्या प्रूव करनी पड़ेगी, कि A नॉट इक्वल टू A इन्वर्स, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। यदि ये दोनों अवयव सेम हो जाएंगे, और सेम हो जाएंगे इसका मतलब क्या होगा, तो मतलब ये तो एक ही अवयव हो जाएगा ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग है या 2 जनक है इसकी। तो हमको यहाँ पे प्रमेय से तो हमको क्या मिल गया कि यदि कोई अवयव उसका जनक है तो उसका प्रतिलोम भी उसका जनक होगा। लेकिन हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना पड़ेगा कि A नॉट इक्वल टू A इन्वर्स, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम वही उल्टा तरीका लेके चलेंगे कि मैं मान लूँगा कि A बराबर A इन्वर्स है, ये मैं मान के चला। दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 1 का, तो A इंटू A इन्वर्स और A इंटू A। तो A इंटू A तो क्या हो गया, A स्क्वायर, और A इंटू A इन्वर्स किसके बराबर हो गया, E के बराबर। देखो ये क्या चीज़ हो गई अपने पास, कोटि की परिभाषा। कोटि की परिभाषा के हिसाब से ऑर्डर ऑफ A कितना हो गया, 2 हो गया ना। ऑर्डर ऑफ A कितना हो गया, 2 हो गया। किसी एक अवयव मतलब उसके अवयव का जनक का प्रति कोटि कितनी आ रही, 2 आ रही। और हम बात किसकी कर रहे हैं, अपरिमित चक्रीय ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिसमें अपरिमित मतलब अनेक, ठीक है ना। मतलब उसमें अवयव मतलब उसकी कोटि उसकी कोटि कितनी हो सकती है, अपरिमित अवयव है उसमें, मतलब ग्रुप की कोटि बहुत सारी है, या उसको गिना ही नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे कोटि कितनी आ रही है, 2 आ रही है।
और जो जनक की कोटि होती है वही ग्रुप की कोटि होती है। मतलब ये क्या है, कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, अपरिमित चक्रीय ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है ही नहीं, जो कि क्या है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है या संगत नहीं है, ऐसा हम लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स, मतलब कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो जनक होंगे, और वो क्या क्या होंगे, एक तो अवयव और एक अवयव का प्रतिलोम। एक चीज़ और यहाँ पे प्रूव करनी है कि केवल दो ही होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि जी का इन दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई जनक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अन्य कोई जनक नहीं होता है, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे प्रूव हम, एक यहाँ पे चीज़ लेके चलनी कि एक अवयव मैंने मान लिया जो जी से बिलोंग करता है, क्या मान लिया, ए, जो इसको हम जानते हैं जनक है। तो ठीक है ना। तो मैंने नहीं, इससे भी पहले एक और अवयव मैंने मान लिया कि ए की पावर m, जहाँ पे m नॉट इक्वल टू +-1, कि मैंने कोई तीसरा अवयव ले लिया। यदि प्लस करेंगे तो ए बन जाएगा, माइनस करेंगे तो ए इनवर्स बन जाएगा जो पहले इसके जनक है। तो मैंने कोई तीसरा अवयव ले लिया कि ए की पावर m, तो ये कभी क्या नहीं हो सकता, जनक नहीं हो सकता, ये हमको प्रूव करना है, कोई तीसरा अवयव जनक नहीं हो सकता। तो एक अवयव ऐसा लिया, मतलब इन दोनों को मैं क्या रख दूंगा, बराबर रख दूंगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका रीज़न है जो भी आपको नहीं समझना है। अभी आपको केवल क्या करना है कि एक और, मतलब कि ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी कि ए बराबर आपको क्या लिखना है, ए की पावर m, और n कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, ये ऐसी लाइन यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है ना। तो a इक्वल टू ए की पावर m और उसकी पावर n। तो देखो दोनों तरफ मैं क्या करा रहा हूँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ए की पावर mn और मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स तो क्या हो गया ई, और ए इंटू ये ए की पावर mn-1 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया, mn-1, जो भी क्या है, एक परिमित संख्या है। mn-1 क्या है, परिमित संख्या है, और लेकिन यहाँ पे mn-1 और ऑर्डर ऑफ ए परिमित आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, अपरिमित चक्रीय ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ए की पावर m कभी भी जनक नहीं हो सकता, मतलब केवल दो ही जनक होंगे इसके, केवल दो ही जनक होंगे। ये इस तरह से हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, याद रखनी है, आप कुछ भी समझो। ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास लाग्रांज प्रमेय। क्या है अपने पास, लाग्रांज प्रमेय। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसका डायरेक्ट कथन भी पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चंस में कि लाग्रांज प्रमेय का कथन कीजिए, या आपको इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है। क्या है अपने पास थ्योरम, क्या है कथन, क्या है इसका, कि किसी परिमित ग्रुप के, परिमित ग्रुप मतलब उसमें अवयवों की संख्या क्या है, परिमित है, मतलब जिसको गिना जा सके, ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की जो कोटि है, इसके जो प्रत्येक उपग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि का क्या होती है, भाजक होती है। तो मैंने क्या मान लिया कि माना एच क्या है, जी का एक उपग्रुप है, जी का क्या है, उपग्रुप है। देखो प्रूफ क्या करना है, उसी पे आ रहा हूँ मैं। एच क्या है, जी का एक उपग्रुप है। मैंने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ जी, मतलब जो ग्रुप का ऑर्डर है या कोटि है, वो उसको मैंने मान लिया एन, और ऑर्डर ऑफ एच क्या मान लिया मैंने, जो उपग्रुप है उसकी कोटि मैंने मान ली एम। तो हमको ये बोल रहा है, ये कथन हमको ये प्रूव करना है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की जो कोटि है, ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। इसका मतलब ग्रुप की कोटि का भाजक मतलब कि जो उपग्रुप की कोटि है वह ग्रुप की कोटि को क्या करती है, विभाजित करती है, यानी एन को डिवाइड करती है कौन, उपग्रुप की कोटि एम। तो डिवाइड करती है मतलब भाजक है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, और क्या आता है अपने पास, के मिलता है हमको। के मतलब कोई भी कांस्टेंट, क्या भी कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि एन डिवाइड बाय एम इक्वल टू के, मतलब कि एन इक्वल टू एम के। ये हमारा कथन है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। ग्रुप की कोटि का भाजक मतलब उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है, और बराबर में हमको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो मतलब हमको प्रूव क्या करना है, एन इक्वल टू एम के, यानी ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच मल्टीप्लाई के। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो अब कैसे प्रूव करेंगे, ये वाली थ्योरम है जिसमें अपन को कुछ चीज़ें मान के लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको इसमें।
सबसे पहले हम जानते हैं कि एक चीज़ हम जानते हैं कि जी बराबर क्या होती है, यूनियन ऑफ ए इंटू एच, जहाँ पे ए किससे बिलोंग करता है, जी से। पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। ए एच क्या होता है, आपको पता है क्या होता है एच, सहसमुच्चय, कोसेट। हमने पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में क्या होता है सहसमुच्चय। इस सहसमुच्चय क्या होता है, ए एच क्या होता है, सहसमुच्चय होता है, जिसमें हमने 2 टाइप के पढ़े थे, एक तो वाम सहसमुच्चय और एक दक्षिण सहसमुच्चय। तो ए एच क्या होता है हमारा, कोसेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोसेट्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जी किसके बराबर होता है, इसके यूनियन ऑफ कोसेट के। कि जब जो भी हमारे कोसेट आते हैं, जो हमने कोसेट निकाले, उन सबका यदि यूनियन कर दिया जाए, मतलब उसके सारे अवयवों को शामिल कर लिया जाए, तो वापस हमको क्या मिल जाता है, जी। और होता भी ऐसा ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जी बराबर क्या होता है, यूनियन ऑफ ए एच। और ए किससे बिलोंग करता है, जिससे, वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यूनियन ऑफ ए एच, ठीक है, ये तो हमारा एज इट इज़ है। अब एक चीज़, अब देखो बहुत सारे सहसमुच्चय होते हैं, वाम सहसमुच्चय भी होते हैं, दक्षिण होते हैं। तो हमने देखा था बहुत सारे सहसमुच्चय तो वापस सेम मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे केवल अलग अलग सहसमुच्चय की बात कर रहे हैं, सेम की बात नहीं कर रहे। अलग अलग जो सहसमुच्चय होते हैं उन्हीं की बात करेंगे। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब अलग अलग की बात करने पर जी बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि G1H यूनियन G2H यूनियन G3H डैश 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 यूनियन GKH। मैंने मान लिया कि इस तरह से कितने सहसमुच्चय है, के सहसमुच्चय, अलग अलग की बात करने पर। बाकी यदि सबकी बात करें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, के की जगह एन आना चाहिए ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी कितना माना था हमने, एन माना था, क्योंकि टोटल कितने अवयव होंगे, एन। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट है, जो अलग अलग है। तो ऐसे मैंने कितने मान लिए कि के है, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ यहाँ से मैं, कि ऑर्डर ऑफ जी निकालना चाहूँ, कि ऑर्डर ऑफ जी ये किसके बराबर होगा। यदि यहाँ से मैं ऑर्डर ऑफ जी निकालना चाहूँ तो जो इसका ऑर्डर होगा ना, कि G1 का एच प्लस ऑर्डर ऑफ G2H प्लस ऑर्डर ऑफ G3H, ऐसे करते करते हमको कहाँ तक जाना है, के तक। क्यों, इन सारों की जो कोटि होती है उन सबको मिलाकर कौन सी कोटि बनती है, अपने जी की कोटि बनती है। आई चीज़ समझ में। जी की कोटि तो हमने क्या मानी थी, ऊपर एन मान ली थी ये। अब ऑर्डर ऑफ G1H क्या होता है, इसके तो हमको पता ही नहीं। जो जो एच का ऑर्डर होता है ना, जो किसका, उपसमुच्चय का जो ऑर्डर होता है या उपसमूह का जो ऑर्डर होता है ना, वही किसी का होता है, G1H का होता है, जो उसके सहसमुच्चय का हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच, ऐसे करते करते कहाँ तक, के बार। तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच कितना, एम प्लस एम प्लस एम प्लस 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 कहाँ तक जाएगा, के टाइम, यानी के बार हमको ये करना है। तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एम इंटू के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एन बराबर एम के, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ एच मल्टीप्लाई के, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच बराबर के। आई चीज़ समझ में। और ये हमारा क्या है, लांगराज प्रमेय का प्रूफ है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, उपग्रुह का सूचकांक भी बोल सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। क्या बोल सकते हैं, सूचकांक, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको इसका कथन भी इम्पोर्टेंट है और इसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम है अपने कि 2.21। क्या है थ्योरम का कथन, क्या है अपने पास, यदि एच जी का उपग्रुप हो तो, क्या दे रखा है हमको पहले से कि एच किसका उपग्रुप है, जी का उपग्रुप है। तो ए बिलोंग करता है जी से, बी बिलोंग करता है जी से। तो सिद्ध करो कि एच ए बराबर एच बी, ये किसका साइन है, ये दीदी का, जो हम ये दीदी कर रहे थे ना, ये इसका साइन है कि दोनों तरफ और तीर का निशान है। ए बी इन्वर्स, यदि एच ए बराबर एच बी होगा तो ए बी इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा, एच ए से। तो मैं पहले मान के क्या चल रहा हूँ कि एच ए बराबर किसके है, एच बी के, ठीक है ना। तो ये मैंने मान लिया। अब दोनों तरफ मैं बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो ये बी इन्वर्स और ये भी इधर भी क्या कराया मैंने, बी इन्वर्स से गुणा। तो देखो ये तो चल ही रहा है एच ए बी इन्वर्स, और इधर क्या चल रहा है, बी इंटू बी इन्वर्स कितना होगा, एच ई। तो एच ए बी इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एच ए बी इन्वर्स किसके बराबर आया, एच के बराबर। इसका मतलब ए बी इन्वर्स किस में होगा, अपने पास एच में होगा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ हमको क्या मान के चलनी है कि इसका विलोम, इसके जस्ट विपरीत चलना है हमको। क्या मान के चलना है, माना ए बी इन्वर्स बिलोंग करता है एच से, तो प्रूव क्या करना है हमको कि एच ए बराबर क्या होगा, एच बी। ये हमको प्रूव करना है।
क्या मान लिया मैंने कि ए बी इन्वर्स किससे बिलोंग कर रहा है, एच से। तो यदि ए बी इन्वर्स कर रहा है तो एच ए बी इन्वर्स भी करेगा। यदि ए बी इन्वर्स एच से बिलोंग कर रहा है तो एच ए बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। मतलब एच बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, एच ए बी इन्वर्स। ठीक है ना, यहाँ से लिखा है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि देखो क्या किया मैंने कि ए बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच से, ये तो पहले से कथन दिया हुआ है। तो एच ए बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा और एच ए बी इन्वर्स एच से बिलोंग करेगा, मतलब दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ मैं बी से गुणा करा रहा हूँ, किससे करा रहा हूँ, बी से गुणा। तो इधर भी हो जाएगा एच बी और इधर क्या हो जाएगा, एच ए बी इन्वर्स और बी। तो एच बी इक्वल टू एच ए बी इन्वर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, ई। तो एच बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, एच ए। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स थी वो मैंने आपको करवा दिए। बाकी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम और है, एक तो आयलर प्रमेय, क्या है, एक आयलर प्रमेय, एक फर्मा प्रमेय। उनके कथन याद रखने, वो सिंपल से है, वो तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स है तो वो आपको खुद करनी है। ठीक है ना, तो ये हमारा 4 वीडियो है उपसमूह के जो कंप्लीट होता है। तो यदि आप दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हो, दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके नंबर मार्क्स कहीं, मतलब जो आपके मार्क्स है वो कहीं भी कटने की उम्मीद नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कल तक कि मतलब जो ये वीडियो आएगा इसके नेक्स्ट दिन आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम जो 4th चैप्टर है आपका क्रमचय उपग्रुप वाला, उसके कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो आपके हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, उनको भी हम करने का ट्राई करेंगे। तो वीडियो को शेयर करना है और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसके लिए बहुत थैंक यू। ओके।